हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय एक आम राय बनती जा रही है कि मार्केट में हो क्या रहा है और आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखिए, हम तो जो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं उनसे तो हम लोग व्हाट्सएप या किसी भी मैसेजिंग किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे कोऑर्डिनेट होता रहता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाई चांस मेरा कहीं से भी वीडियो देख लेते हैं या कोई भी मेरा ऐसा सब्सक्राइबर है जो ये डिटेल और लोगों के साथ में शेयर करता है, तो उसको मैं जस्ट एक रेफरेंस दे दूं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या होगा। देखिए, एक बात बहुत साफ तौर से निकल के आ रही है पिछले 3-4 महीनों से कि मार्केट ऊपर में जो है अब टिक नहीं पा रहा है। और जो लोगों ने अभी रिसेंटली 5-6 महीने के अंदर नई पोजीशन ली है, मतलब उनकी पहले से भी पोजीशन थी और कुछ पैसा उन्होंने ऐड किया है, वो उन लोगों से इन्फ्लुएंस होके जो मतलब लगातार जो है वो दिवाली में ही 30,000 पहुँचा देने वाले थे निफ्टी को या 60,000 पहुंचा देने वाले थे बैंक निफ्टी को। देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि मार्केट अगर हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर में कंटिन्यू अगर ऊपर ही जा रहा होता तो आज हम और आप शायद ट्रेड भी नहीं कर पाते, हम और आपको शेयर जो है खरीद ही नहीं पाते। उसका बेसिक लॉजिक ये है कि अगर मार्केट में वन वे रैली हो रही होती तो जिन्होंने भी 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले भी ले लो आप, जिन्होंने भी शेयर खरीद रखा वो बेचते ही क्यों? आप ये सिंपल से समझिए। अगर आप ये मान के चल रहे कि भाई अगर वो नहीं बेचते, उनको कुछ अर्निंग का डिमांड है तो कैसे पूरा होगा उसका, तो उसका भी बेसिक लॉजिक है कि हर कंपनी जो कंटिन्यू प्रॉफिट में होगी, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही होगी, तो इतना तो वो उनके मतलब एक्सपेंस के लिए डिविडेंड के तौर पर ही पैसा दे देती है। ठीक है, तो हम और आप शेयर जो है खरीदने का हमको मौका ही नहीं मिलता। शेयर जो बेचते हैं वो बेचते ही इसीलिए है क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई इससे मेरी जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन था, अभी कुछ समय के लिए वो कंप्लीट हो गया और वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और हम वहाँ पे घुस जाते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर कोई स्टॉक 600 से 700 आ गया तो वो 700 से 800 चला जाएगा। हम उसमें बिल्कुल ये दिमाग नहीं लगाते कि भाई 700 से अब हो सकता है 650 तक भी जा सकता है। तो हम 700 पे ले रहे हैं तो इस बात के लिए भी तैयार रहे कि भाई 650 पे जाए तो मुझे कोई दुख ना हो। और अगर आप ये दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो निगेटिव नहीं देखना चाहते हैं, तो किसी भी स्टॉक में टॉप पे या टॉप से 10% डाउन में एंट्री करने का बिल्कुल भी मत प्लान कीजिए। अब ये डिफिनेशन जो है वो हर पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, आमतौर पर मेरा ये मानना है कि मुझे कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है ना, तो मैं उसमें मौका तलाशता हूँ कि कब वो मुझे डाउन मिले 20%, 25%, क्योंकि मैं टॉप पे बैठूंगा, वो रिस्क हमेशा रहेगा। कहाँ टॉप बन रहा है ये कोई नहीं जानता है। ये जो सेल करके निकल रहा है उसको भी नहीं पता, उसने तो सेल किया, अब वहाँ पे अगर कंटिन्यूस बाई आएगा तो और ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे सेलिंग होना स्टार्ट होगी और लोग भी सेलिंग के मूड में आएंगे तो वो फिसल जाएगा वहीं से शेयर। और ये काफ़ी सारे पीएसयू और डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि भाई हम यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो अभी हमारे सामने रिसेंटली यूएस का इलेक्शन गया। यूएस का इलेक्शन ने भारत के मार्केट को गिरने से एक सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 24,000 के नीचे निफ्टी जाने के बाद में और ख़राब हो सकता था। बैंक निफ्टी तो चलो फिर भी 51,080 के आसपास जो है वो बैलेंस कर गया। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि यूएस के इलेक्शन की वजह से वहाँ पे जिस तरीके का सेंटीमेंट बना, वहाँ पे जिस तरीके की उछाल आई, उसके बेसिस पे उसने हमको भी हाथ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर खींच लिया। लेकिन आगे क्या, यूएस फेड का भी रिजल्ट आया, स्पीच हुई, उससे भी हम कल ही बात कर रहे थे कि उसका इम्पेक्ट पड़ेगा और अपने मार्केट पे वो मंडे और ट्यूसडे तक में थोड़ा सा सेटल होगा, समझ में आएगा कि अभी क्या करने के मूड में है। लेकिन मैं अभी 1-2 दिन, 4-5 दिन इस सब की बात करने नहीं आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगले 3 महीने का जो डेटा आएगा, कंबाइंड डेटा आएगा, वही डिसाइड करेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है या नीचे ऊपर जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि जब कभी भी आगे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो आपको पता होगा कि क्या हो सकता है। तो ये 3 महीने आप लोग नोट कर लीजिए। अगर भारतीय बाजार को यहाँ से ऊपर की ओर जाना है या ऊपर की ओर जाने के क्या बेसिक लॉजिक हो सकते हैं, तो वो 2 चीज़ें। पहला, नया इन्वेस्टर, ऐसा इन्वेस्टर जो हमारे और आपके बीच में ही है, जो सिर्फ मार्केट को देखता रह गया, वो ट्रेड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहे थे,
थोड़ा सा समझदार था, उसको एक बात तो समझ में आ रही थी कि इतना ऊपर है तो मैं अभी यार पैसा लगाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ। तो वो कंटिन्यू 1.5 साल से 2 साल से मार्केट को बस फॉलो कर रहा है और हमेशा ये माइंडसेट के साथ में तैयार था कि भैया जब कभी भी स्टॉक में ऐसे स्टॉक जो भाग रहे हैं 20-25% नीचे मिल जाएंगे ना, तो वो शायद मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा और मैं मार्केट में इन कर जाऊंगा। मतलब अगर मैं एक रेफरेंस पॉइंट की बात करूं कि भारतीय मार्केट के अंदर आज की डेट में अगर 12 करोड़ डीमेट हैं, तो वो 12 करोड़ डीमेट अगले 3-4 महीने में अगर 14 करोड़ में कन्वर्ट होते हैं ना, तो मार्केट यहीं पे संभल जाएगा। मतलब निफ्टी की बात करूं मैं तो 23,500 पे संभल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 49,500 50,000 की रेंज में संभल जाएगा। दूसरी चीज़ जो और इसके साथ में काम करने वाली है कि चलो नए इन्वेस्टर डायरेक्टली ना आए, लेकिन ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का डेटा बढ़ जाए। म्यूचुअल फंड में जो रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है पिछले 3 महीने 4 महीने से, वो बढ़ जाए। मैं यहाँ पे एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसआईपी में इतना जल्दी कम और ज़्यादा ग्रोथ या फॉल नहीं आता है। म्यूचुअल फंड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग लमसम में पैसा डालते हैं, तो लमसम में पैसा डालने वाले वही लोग होते हैं जो फॉल का वेट करते हैं। वो और अच्छा रिटर्न आप हमसे और आपसे बेहतर रिटर्न निकालना चाहते हैं। तो अगर वो लमसम में अगले 3 महीने कंटिन्यू पैसा आया, क्योंकि एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, मार्केट से अभी पैसा जा रहा है, पैसा जा किसका रहा है? एफआईआई का जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर भी अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर ने भी अगर पैसा खींचना चालू किया तो बहुत समस्या आ सकती है। तो अभी हम रिटेल इन्वेस्टर को न्यूट्रल मान के चल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर नया पैसा डाल भी नहीं रहा और डालेगा भी नहीं, क्योंकि एक आम माइंडसेट है, पैसा तभी कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में डालता है ना जब इसको पोर्टफोलियो प्रॉफिट दे रहा होता है। उसको और ग्रीडनेस बढ़ती है, भाई पैसा आ रहा है और पैसा डालूंगा और रिटर्न मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका पैसा माइनस में जाने लगता है ना, यहाँ पे सिर्फ 10% से 15% लोग हैं जो नया पैसा ऐड करते हैं। 80% लोग जो है ना नया पैसा ऐड करने से डरते हैं। उनको लग रहा है भाई जो डाल रखा है वही लॉस में चल रहा है, तो नया डाल के और नहीं फंसना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, और ये आज मैं बोल रहा हूँ, ये आने वाले 3 महीने में जो भी रिजल्ट होगा, मतलब डाउन साइड जाएगा तो उसके पीछे यही बेसिक लॉजिक होगा कि एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा होगा और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से नए इन्वेस्टर नहीं आएंगे। म्यूचुअल फंड में भी कोई बड़ा ग्रोथ के साथ में जो पैसा आता है वो नहीं आ रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, एफआईआई जा भी रहे होते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा बढ़ के आ रहा है और नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी या दोनों कंबाइंड भी जो है उसका भी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आगे सपोर्ट करेंगी मार्केट को समझने में, या आप मुझसे या और किसी से पूछने से बेटर है ना कि 1 महीने का ये जो डेटा आ रहा है ना उसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। एक और चीज़, पैसा आईपीओ में भी जाता है, तो अगर बहुत बड़े बड़े आईपीओ आएंगे तो वही पैसा जो इक्विटी में जा सकता है, जो म्यूचुअल फंड में जा सकता है, वो आईपीओ में जाएगा, तो वो भी स्टॉक के फॉल के लिए वजह बनेगी। अब एक और चीज़ कई सारे लोगों ने पूछा, टेक्निकली इतना ईजिली समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक बात बताइए, अगर हम बेच रहे हैं तो कोई खरीद भी तो रहा है, तो अगर एफआईआई जा रहा है हम खरीद रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है? बाइंग सेलिंग तो हो ही रही है, तो मार्केट ये बाइंग सेलिंग के बेसिस पे डाउन कैसे जाता है, या मार्केट इस बाइंग सेलिंग के बेसिस पे अप कैसे जाता है? क्योंकि बायर होगा, सेलर होगा तो वायर होगा ना, तभी तो प्रोसेस कंप्लीट हो रही होगी। तो इसको आप जस्ट इस तरीके से समझिएगा कि आपने किसी एरिया में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उस एरिया में सपोज करो कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पता चला कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड जो है वो प्लान कर दिया है, उसकी वजह से, उसकी स्मेल की वजह से, वहाँ पे आवारा कुत्तों की वजह से क्या हो रहा है ना कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था प्रॉपर्टी में, अब वो सबके दिमाग में आ गया कि यार यहाँ पे माहौल ख़राब हो चुका है, अपने को यहाँ से चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी ध्यान से समझिएगा, वो बेचेंगे, लेकिन वहाँ पे वो कैसे बेच रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं गरज में, है ना, मजबूरी में बेच रहे हैं। तो जब वो मजबूरी में बेचेंगे तो जाहिर तौर पे जो वैल्यू एक 50 लाख की होनी चाहिए थी वो 45 लाख में भी बेच के निकलना चाहेगा। और बायर कौन? बायर ये सोच रहा है कि चलो हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे, हमको तो ये कम कीमत में मिल रहा है, तो वहाँ बाइंग सेलिंग, मतलब आप समझिए यहाँ भी सेलिंग हो रही फिर बाइंग हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वैल्यूएशन जो है डाउन करके। यही चीज़ शेयर मार्केट में होती है। अब ऊपर जाने के केस में क्या हो रहा है, सबने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कोई एक आदि जो है बेचना चाहता है, लेकिन वो कोई मजबूरी नहीं उसके पास में, मतलब जो प्रॉपर्टी पे जो आपको माहौल पहले था उससे बेटर ही चांसेस ग्रोथ के लग रहे हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी बिकेगी और खरीदी जाएगी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है, 50 लाख की मार्केट वैल्यू है ना, तो सामने वाला बोलता है बेचना तो है,
लेकिन जब 55 लाख का कोई ग्राहक मिलेगा ना तभी बेचूंगा। अब समझो एक ग्राहक जो है 55 लाख का बेचता है, दूसरा खरीदता है, मतलब एक बाइंग सेलिंग हुई थी आपकी 45 लाख में, एक बाइंग सेलिंग आपकी कंप्लीट हुई 55 लाख में। ये फ़र्क समझिएगा। मार्केट जब खराब होता है ना तो वो नीचे के प्राइस में बाइंग सेलिंग होती है, मार्केट जब अच्छा होता है तो ऊपर के प्राइस में होती है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसको आप समझिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने नॉलेज को बूस्ट करने में, इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जब 55 लाख का कोई ग्राहक मिलेगा ना तभी बेचूंगा।